नमस्कार। भारत के भूगोल की इस सीरीज में आज से हम लोग भारत में प्राकृतिक वनस्पतियां अर्थात भारत में वनों का अध्ययन करेंगे। भारत में प्राकृतिक वनस्पतियां अर्थात भारत के वन आपकी प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से तथा भारत के भूगोल की दृष्टि से एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये जितना महत्वपूर्ण है ये उतना ही जटिल भी होता है। अगर आप इसका अध्ययन किसी सामान्य अध्ययन की सामान्य सी किताब से कर रहे हैं तो उसमें इसकी भाषा इतनी जटिल होती है कि ये सामान्यतः समझ में नहीं आता है। इसी वजह से हम लोग इसका अध्ययन बहुत ही धैर्यपूर्वक सरल बना करके और इसे 2 या 3 भागों में करके पढ़ने वाले हैं। आज की इस क्लास में हम लोग भारत की जो प्राकृतिक वनस्पतियां हैं इस पर समझ विकसित करेंगे, इसका एक परिचय लेंगे तथा इसको समझने की कोशिश करेंगे। इसके आने वाले जो अगली क्लासेस हैं उसमें हम लोग भारत में जो 5 प्रकार की वन पाए जा रहे हैं इन वनों को क्रमशः पढ़ेंगे और उसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। परंतु आज की क्लास में हम लोग इसका एक परिचय लेंगे। अगर आप इस टॉपिक को अर्थात भारत में वनों का अध्ययन बिल्कुल ही सामान्य तरीके से करना चाहते हैं, जैसे कि आप सिर्फ ये चाहते हैं कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत में कहाँ पाया जाता है और इसमें किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं, तो इसके लिए तो कोई भी सामान्य अध्ययन की किताब पर्याप्त है। परंतु अगर आप इसे समझना चाहते हैं, भारत की वनस्पतियों को समझना चाहते हैं, भारत में वनों को समझना चाहते हैं, उसकी विशेषताओं को जानना चाहते हैं, तो मेरे साथ आप लोग धैर्यपूर्वक जुड़िए और वनस्पतियों का अध्ययन करिए अर्थात भारत में वनों का अध्ययन करिए। आज की क्लास में हम लोग सिर्फ इसका परिचय लेंगे और इसके साथ साथ उस पर अपनी समझ विकसित करेंगे। ठीक है, आइए प्रारंभ करते हैं। भारत में प्राकृतिक वनस्पतियां अर्थात भारत में वन। भारत एक उष्णकटिबंधीय जलवायु वाला देश है। जो भी वनस्पतियां होती हैं ये जलवायु का अनुसरण करती हैं। जो भी वनस्पतियां होती हैं अर्थात जिस क्षेत्र की जलवायु जिस प्रकार की होगी वनस्पतियां उसी हिसाब से अपने आप को विकसित करेंगे। ठीक है ना। किसी भी स्थान की वनस्पतियां, सिर्फ भारत की वनस्पतियां नहीं, किसी भी स्थान की वनस्पतियां जो होती हैं वो वहां की जलवायु के आधार पर विकसित होती हैं। अगर कोई ऐसा स्थान है जहां पर वर्षा बहुत ज्यादा हो रहा है वहां पर अलग प्रकार की वनस्पतियां होंगी और ऐसा कोई स्थान जहां पर वर्षा बिल्कुल नहीं हो रहा है वहां पर अलग प्रकार की वनस्पतियां होंगी। अगर कोई स्थान ऊंची भूमि पर हो रहा है, अगर कोई वनस्पति किसी ऊंचे स्थान पर है तो वो एक अलग प्रकार का होगा और अगर किसी समतल मैदान में अगर कोई वनस्पति हो रही है तो वो अलग प्रकार का होगा। अगर रेगिस्तान में कोई वनस्पति विकसित हो रही है वो अलग प्रकार की होगी और अगर कोई दलदली भूमि में वनस्पति विकसित हो रही है वो अलग प्रकार की होगी। अर्थात कहीं भी वनस्पतियों का विकास अगर होता है तो वो वहां की जलवायु, वहां की वर्षा और विभिन्न प्रकार के जो वातावरण उनको प्रभावित करते हैं उन सभी पर वो निर्भर करता है। इसी वजह से भारत में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। भारत में जो वन है ये वर्षा का अनुसरण करते हैं अर्थात वर्षा के आधार पर ही भारत में वनस्पतियां विकसित होती हैं। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं भारत में सबसे पहले सबसे अधिक वर्षा जहां होता है तो भारत में सबसे अधिक वर्षा आप ये पट्टी देख पा रहे होंगे। उसके अलावा ये कोरोमंडल तट, इसे कहते हैं पश्चिमी घाट, सह्याद्री के पश्चिम वाला हिस्सा, सह्याद्री के पश्चिम वाला यह हिस्सा है। तो यहाँ पे जब दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा आती है तो सबसे पहले यहाँ पर बारिश करती है इस स्थान पे। ठीक है। इसके अलावा दक्षिण पश्चिम मानसून की जो बंगाल की खाड़ी शाखा है, दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा, ये भारत के पूर्वी घाट के समानांतर ये यहाँ शिलांग के पठार पर अर्थात पूर्वोत्तर भारत में बारिश करती है। पूर्वोत्तर भारत में इस क्षेत्र में यहाँ पर वर्षा होती है। ठीक है ना। इसके अलावा ये जो क्षेत्र है इसे कोरोमंडल तट कहते हैं। इस क्षेत्र को कोरोमंडल तट कहा जाता है। तो कोरोमंडल तट पर शीत ऋतु में वर्षा होती है, शीत ऋतु में भी यहाँ पर वर्षा हो जाती है। इसके अलावा जब ITCZ ऊपर आता है, ITCZ ऊपर आता है तब भी यहाँ पर वर्षा हो जाती है। ठीक है ना। लौटते हुए मानसून से भी यहाँ पर वर्षा हो जाता है। तो इस वजह से कोरोमंडल तट पर भी काफी अधिक वर्षा होता है। ठीक है ना। तो भारत में जहां पर भी सर्वाधिक वर्षा होगा, भारत में जहां पर भी सर्वाधिक वर्षा होता है वहां पर
उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। भारत में मुख्यतः 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं। एक एक को करके हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, उसका सामान्य परिचय लेते हैं। अर्थात भारत में जिन स्थानों पर सर्वाधिक वर्षा होता है उन स्थानों पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है ना। भारत में वन वर्षा का अनुसरण करते हैं। तो सबसे पहले भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ आप देख पा रहे होंगे, इसे कहते हैं पश्चिमी घाट। ठीक है ना। तो पश्चिमी घाट पर अभी कुछ आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग इसे एक एक करके विस्तृत तरीके से इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है ना। जिसमें आप लोग इसकी विभिन्न विशेषताओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ पर हम लोग सिर्फ इसकी समझ विकसित कर रहे हैं, एक सामान्य सा परिचय ले रहे हैं ताकि आप इसे आगे की क्लासों में बेहतर तरीके से समझ पाएं। तो ये मुख्यतः पश्चिमी घाट के अलावा कोरोमंडल तट के अलावा पूर्वोत्तर भारत, इसको कहेंगे पूर्वोत्तर भारत, पर्वतीय क्षेत्र को छोड़ करके ये पर्वतीय क्षेत्र है पूर्वोत्तर भारत में, जैसे कि सिक्किम हो गया, और ये अरुणाचल प्रदेश के ऊपर वाला, यहाँ पर डफलामिरी अबोर मिसमी की जो पहाड़ियां हैं उसके ऊपर वाला क्षेत्र जो है। ठीक है ना। ये पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। अर्थात असम घाटी जो है, ब्रह्मपुत्र का असम घाटी जो है, और इसके अलावा यहाँ पर जो पश्चिम बंगाल में जो हुगली नदी का मुहाना है और सुंदरबन डेल्टा यहाँ पर बनता है। तो ये जो सारा क्षेत्र है यहाँ पर सदाबहार वनों का विकास होता है। सदाबहार वनों से क्या तात्पर्य होता है? सदाबहार वन उन वनों को कहा जाता है जिसके वृक्ष जो है वो अपने सभी पत्ते एक साथ नहीं गिराते हैं, अपने सभी पत्ते एक साथ नहीं गिराते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के पौधे पाए जाते हैं, और सभी पौधे अपने सभी पत्ते एक साथ नहीं गिराते हैं, अर्थात बारी बारी से गिराते हैं। इस वजह से ये जो वृक्ष हैं जहाँ पर वर्षा ज़्यादा हो रही है तो ये वर्ष भर हरे भरे बने रहते हैं, इसमें सबसे अधिक यहाँ ये जो मालाबार तट है, केरल का मालाबार तट है, यहाँ पर साइलेंट वैली है। अर्थात सदाबहार वनों में ही जैव विविधता का विकास होता है। सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ पाया जाता है? सदाबहार वनों में पाया जाता है। अगर हम पृथ्वी की दृष्टि से बात करें, ये हमारी पृथ्वी है और ये 0 डिग्री अक्षांश विषुवत रेखा पर मैंने बताया था कि सूर्य की जो लंबवत किरणें हैं ये 23.5 डिग्री से लेकर के 23.5 डिग्री नॉर्थ अर्थात कर्क से लेकर के और मकर तक सूर्य की लंबवत किरणें यहाँ पर विचरण करती रहती हैं। इस वजह से ये जो क्षेत्र है ये गर्म रहता है। इसी को कहा जाता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है ना। इसमें जो विषुवत रेखी क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर वर्ष भर हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठती रहती हैं और इस क्षेत्र में बारिश होती रहती है। तो वर्ष भर तापमान भी सबसे अधिक यहाँ रहता है और तापमान अधिक रहेगा तो वर्षा अधिक होगी, और इस वजह से इस क्षेत्र विषुवत रेखी क्षेत्र में विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता पाया जाता है। ठीक है ना। अर्थात सबसे अधिक वर्षा जहां होगा और तापमान अधिक होगा वहां पर जैव विविधता विकसित होगा। तो भारत में जो जैव विविधता है वो कहां पर? इन क्षेत्रों में जहां पर सदाबहार वनों का विकास होता है, इन क्षेत्रों में जैव विविधता पाया जाता है। क्योंकि भारत की स्थिति आप देखेंगे ये है, भारत की स्थिति जो है वो इस तरीके से है, कर्क रेखा भारत के बीच में से होकर जाता है। तो आधा भारत जो है ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है, लेकिन इसके ऊपर का जो भारत है ये भी उष्णकटिबंध में भी आता है, मैंने इसके पहले आपको बता दिया था। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको पता है केरल में मालाबार तट, यहाँ पर साइलेंट वैली है जो कि सबसे अधिक घना जंगल यहाँ पर पाया जाता है। इसके अलावा कोरोमंडल तट के अलावा पश्चिम बंगाल में हुगली नदी का मुहाना, और इसके अलावा असम जो घाटी है, असम घाटी अर्थात ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो ये जो क्षेत्र बनते हैं ये सदाबहार वनों का विकास यहाँ पर होता है। इसके अलावा भारत में जो सदाबहार वनों का विकास हो रहा है, मैंने ये बताया था कि दक्षिण पश्चिम मानसून के जो बंगाल की खाड़ी शाखा है, ये जब इस गैप से अर्थात राजमहल गारो गैप से उत्तर भारत में प्रवेश करती है, उत्तर भारत के मैदान में प्रवेश करती है, तो कोरियालिस बल के कारण ये ऊपर उठने का प्रयास करती है, जिसकी वजह से यहाँ पे शिवालिक क्षेत्र में, हिमालय के शिवालिक क्षेत्र में भी सदाबहार वनों का विकास होता है। ठीक है ना। तो मैंने कहा परीक्षा में बहुत छोटी छोटी जगहों से सवाल आता है जहां से आप उम्मीद नहीं कर सकते। सदाबहार वन जैसे कि यहाँ पर तो सामान्यतः दिखाई दे रहे हैं, ये आप समझ पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर सबसे अधिक वर्षा हो रही है, लेकिन ये भूल जाता है, ये वाला जो क्षेत्र ये भूल जाता है। मैंने बताया था कि जब मानसून अर्थात दक्षिण पश्चिम मानसून की जो बंगाल की खाड़ी शाखा उत्तर भारत में प्रवेश करती है तो कोरियालिस बल के प्रभाव के कारण ये ऊपर अर्थात उत्तर की तरफ उठने का प्रयास करती है, जो कि शिवालिक
से जाकर के टकराती है और वहां पर पर्वतीय ढाल के सहारे बारिश करती है। इस वजह से पर्वतीय ढाल पर यहाँ पर अर्थात शिवालिक की जो पर्वतीय ढाल है उसमें यहाँ पर बारिश करती है। इस वजह से इस ढाल पर भी सदाबहार वनों का विकास हो जाता है। इसके अलावा भारत में यहाँ पर एक द्वीप है लक्षद्वीप, ये क्षेत्र है लक्षद्वीप का, और यहाँ पर है अंडमान निकोबार। तो लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार यहाँ पर है अंडमान निकोबार। लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार में भी चूंकि ये समुद्री क्षेत्र हैं और आप देख पा रहे होंगे दोनों उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत, पृथ्वी पर उष्णकटिबंधीय, ये आप देख रहे होंगे 23.5 से 23.5, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत, भारत यहाँ पर है तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इस वजह से यहाँ पर भी लक्षद्वीप में भी और इसके अलावा ये अंडमान निकोबार में भी सदाबहार वनों का विकास होता है। ठीक है ना, अर्थात जहां पर वर्षा 250 सेंटीमीटर से ज्यादा होगा, 250 सेंटीमीटर से ज्यादा होगा, वहां पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन या उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों को ही उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहा जाता है। ठीक है ना, ये रहा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का क्षेत्र भारत में। इसके अलावा भारत में जो दूसरा क्षेत्र है, ठीक है ना, कौन सा, ये बीच वाला, ठीक है ना, ये बीच वाला जहां पर कम वर्षा हो रही है, जहां पर कम वर्षा हो रही है। तो आपको पता है ये सह्याद्री, यहां पर सह्याद्री है और सह्याद्री के पूर्वी ढाल पर वर्षा नहीं होती है, ठीक है ना, कम होती है। तो ये जो बीच का क्षेत्र है, अर्थात ब्लैक कलर के जो डॉट डॉट आपको दिखाई दे रहे हैं, ब्लैक कलर के जो डॉट दिखाई दे रहे हैं, ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का तात्पर्य होता है कि ये जो वन है, यहाँ पर जो वन पाए जाते हैं, यहाँ के जो वृक्ष हैं, वो मौसम का अनुसरण करते हैं, वो मौसम का अनुसरण करते हैं। अर्थात जब शीत ऋतु समाप्त होता है और ग्रीष्म ऋतु आने वाला होता है तो इसके जो वृक्ष हैं अपने पत्ते ये गिरा देते हैं, ठीक है ना, अर्थात वो वृक्ष जो मौसम परिवर्तन के साथ अपने पत्ते गिरा देते हैं, ऐसे क्षेत्र को या ऐसे वृक्षों को हम क्या कहते हैं, पर्णपाती वन कहते हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कहते हैं। कि जो वृक्ष होते हैं, ठीक है ना, ये सदाबहार वन है, सदाबहार वन है, ये सतह है और ये कोई वृक्ष है। इसको थोड़ा ठीक से समझने की कोशिश करिएगा। ये वन है, ये कोई वृक्ष है और ये सतह है और ये इसकी जड़ें हैं, ठीक है ना। जब यहाँ पर वर्षा बहुत ज्यादा होगा, वर्षा ये बहुत ज्यादा होगा तो इसमें नमी की मात्रा बहुत ज्यादा होगी, धरती में नमी की मात्रा बहुत ज्यादा होगी। तो इसकी वजह से ये नमी ज्यादा है तो इसको नमी अवशोषित ये ज्यादा करेगा, तो इसे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से भोजन तैयार करेगा। तो ये नमी को वाष्पोत्सर्जित करने के लिए इसके पत्ते जो होंगे वो स्वयं को बड़े बड़े हो जाएंगे, अर्थात खुद को ये इसके पत्ते बड़े बड़े अपने आप को ये बड़े बड़े पत्तों में विकसित कर लेगा ताकि ये ज्यादा से ज्यादा वाष्पोत्सर्जन कर सके, क्योंकि यहाँ पर नमी ज्यादा है। तो जितनी ज्यादा इसके पत्ते बड़े होंगे उतने ही ज्यादा ये वाष्पोत्सर्जन कर पाएगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी, और अभी हम बात करेंगे ये मरुस्थलीय क्षेत्रों में, अर्थात जहाँ पर वर्षा कम हो रही है या बहुत कम मात्रा में हो रही है। फिलहाल पर्णपाती वनों में जब गर्मी का मौसम आता है, गर्मी का मानसून काल में, तो यहाँ पर पत्ते एकदम हरे भरे हो जाएंगे और बड़े भी हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही ग्रीष्मकाल आएगा, ग्रीष्मकाल आने वाला होगा, तो ये पत्ते अपने गिरा देंगे, ये पत्ते अपने गिरा देंगे। क्यों गिरा देंगे? क्योंकि इनको वाष्पोत्सर्जन ना करना पड़े, इनको वाष्पोत्सर्जन ना करना पड़े, इस वजह से अपने पत्ते गिरा देते हैं। फिर मानसून आता है, उसके बाद ये दोबारा अपने पत्ते निकालते हैं और फिर हरे भरे हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से मौसम के साथ जो वृक्ष अपने पत्ते गिराते हैं, फिर नए आते हैं, फिर गिराते हैं, इस प्रकार के वनों को हम क्या बोलते हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कहते हैं। भारत में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विकास उत्तर में उत्तर प्रदेश से लेकर के नीचे तमिलनाडु तक, उत्तर में उत्तर प्रदेश से लेकर तमिलनाडु तक, और पश्चिम में मध्य प्रदेश से लेकर के और पूर्व में झारखंड तक हुआ है। बीच में वृष्टि छाया प्रदेश बस छोड़ दिया जाता है। वृष्टि छाया प्रदेश हमने इसके पहले वाली जो क्लास हुई है उसमें आप लोगों को समझाया था, ठीक है ना। तो इस तरीके से
यहां पर विकसित होता है किस प्रकार के वन? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक है ना। इसके बाद उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के बाद तीसरा जो वन होता है उसे हम कहते हैं कांटेदार वन। कांटेदार वन ये शुष्क क्षेत्रों के वन होते हैं। यहां पर ये जो वृक्ष के पत्ते हैं, यहां पर वर्षा बिल्कुल नहीं होती, धरती में नमी बिल्कुल नहीं होती है। इस वजह से यहाँ के जो वृक्ष हैं अपने पत्तों को कांटों में बदल देते हैं, कांटों में बदल देते हैं ताकि इन्हें वाष्पोत्सर्जन बिल्कुल ही ना करना पड़े या बहुत कम मात्रा में करनी पड़े। ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ के वृक्ष जो है अपने आप को कांटों में तब्दील कर देते हैं, बदल देते हैं। तो इस वजह से इन क्षेत्रों में झाड़ियाँ, कैक्टस जैसी झाड़ियाँ पाई जाएंगी, बहुत छोटे छोटे वृक्ष होंगे, झाड़ियाँ होंगे। ठीक है ना। और कटीले होंगे, इसी वजह से इनको कटीले वन कहा जाता है। भारत में वो क्षेत्र कहाँ होगा? अरावली अर्थात राजस्थान का क्षेत्र, जहाँ पर भारत में कम वर्षा हो रही है। ठीक है ना। इसके अलावा भारत का जो बीच का, प्रायद्वीपीय भारत का बीच का जो हिस्सा है जिसे वृष्टि छाया प्रदेश कहा जाता है, तो वृष्टि छाया प्रदेश में भी भारत में कटीले वन पाए जाते हैं। अर्थात जो वृक्ष राजस्थान में इन क्षेत्रों में पाया जाता है, राजस्थान में कच्छ में, वही वृक्ष आपके इस भारत के बीच वाले हिस्से में अर्थात जो वृष्टि छाया प्रदेश का हिस्सा बनता है उसमें पाए जाते हैं। वृष्टि छाया प्रदेश मैंने इसके पहले वाली क्लास में करा दिया था, आप उसे वहां पे देख सकते हैं। ठीक है ना। तो इन क्षेत्रों में कटीले वन पाए जाते हैं। मैंने बताया क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि वृक्ष वाष्पोत्सर्जन उन्हें ना करना पड़े, इसके लिए यहाँ के वृक्ष अपने पत्तों को कांटों में तब्दील कर देते हैं, बदल देते हैं। ठीक है ना, ताकि उन्हें वाष्पोत्सर्जन ना करना पड़े। इस प्रकार के वृक्षों को क्या कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। इसके बाद अगला है पर्वतीय वन। ये बहुत महत्वपूर्ण है। पर्वतीय वन जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। पर्वतीय वन जो है ये भारत में वर्षा का अनुसरण नहीं करते हैं। इसके पहले हमने तीन पढ़े, तीन जाने, जैसे कि कौन कौन से? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ये भारत में वर्षा का अनुसरण कर रहा है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ये भी भारत में मानसून अर्थात वर्षा का अनुसरण कर रहा है। ठीक है ना। तीसरा कांटेदार वन, ये भी भारत में मानसून और वर्षा का अनुसरण कर रहा है। ठीक है ना। अर्थात तीनों वर्षा का अनुसरण कर रहे हैं। लेकिन पर्णपाती वन जो होते हैं, सॉरी पर्वतीय वन जो होते हैं, भारत में जो पर्वतीय वन होते हैं ये ऊंचाई और ढाल का अनुसरण करते हैं। ऊंचाई और ढाल का अनुसरण करते हैं। ठीक से याद रखिएगा इसको कि पर्वतीय वनों के जो वृक्ष हैं ये ऊंचाई का अनुसरण करते हैं अर्थात ढाल का अनुसरण करते हैं। ठीक है ना। जैसे कि आप देखेंगे इस तरीके से जो पर्वत होते हैं ये पर्वतीय क्षेत्र है, ये मैदान है। तो अभी तक जो हम तीन प्रकार के वनों की बात कर रहे हैं तो वो कौन से हैं? मैदानी भागों के। ठीक है ना। अर्थात वो यहाँ से नीचे के हैं। ठीक है। ये पर्वतीय ढाल, ये पर्वतीय ढलान है। पर्वतीय ढलान पर सतह से जैसे जैसे ऊपर की तरफ उठते हैं वैसे वैसे तापमान में कमी आती है, वैसे वैसे तापमान में कमी आती है। और 4500 की ऊंचाई पर जाकर के, 4500 मीटर की ऊंचाई पर जाकर के, ये मान लेते हैं ऊंचाई जो है ये 4500 मीटर की है। 4500 मीटर की ऊंचाई पर जाकर के तापमान जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस अर्थात 0 डिग्री बिल्कुल बर्फ हो जाता है। अर्थात इसके ऊपर को जो हिमालय है ये वर्ष भर हिमाच्छादित रहेगा, बर्फ से ये ढका रहेगा। ठीक है ना। और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ उठ रहे हैं वैसे वैसे तापमान में भी परिवर्तन होता जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से पर्वतीय वनों को इस ढाल के आधार पर 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। इस पर्वतीय ढाल को 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहले इसके जो निचला हिस्सा है, इसका निचला हिस्सा मैंने बताया था ना कि दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा जब उत्तर भारत में प्रवेश करती है तो ऊपर की तरफ टकराती है, जो कि जाके शिवालिक से टकराती है। शिवालिक की औसतन ऊंचाई लगभग 1500 की ऊंचाई तक, 1500 की ऊंचाई तक यहाँ पर इस क्षेत्र में यहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है ना। उसके बाद जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे, जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे मानसून में परिवर्तन आएगा अर्थात जलवायु में परिवर्तन होगा। इसके ऊपर 1500 से ऊपर की तरफ जब हम जाएंगे तो लगभग 2500, 1500 से लेकर के और लगभग 2500, 1500 से लेकर के 2500 की जो ऊंचाई है यहाँ पर शीतोष्ण वन पाए जाते हैं। यहाँ पर शीतोष्ण वन पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में शीतोष्ण वन पाए जाते हैं। ठीक है ना। जैसे जैसे और ऊपर की तरफ उठेंगे शीतोष्ण वन, इनकी विशेषताएं कौन कौन से वृक्ष इसके अंदर पाए जाते हैं इसका विस्तृत अध्ययन हम लोग आगे क्लासों में करने वाले हैं। 2500 से लेकर के और ऊपर की तरफ जाते हैं लगभग 4500 मीटर की ऊंचाई तक जब हम पहुंचते हैं तो इन क्षेत्रों में कोणधारी वन पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में कोणधारी वन पाए जाते हैं। यहाँ पे कोणधारी
वन, यहाँ पर कोढ़धारी वन पाए जाते हैं, अर्थात इसके जो वृक्ष होंगे वो इस तरीके से क्रिसमस ट्री जैसे इस जैसे होंगे, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक है, कोढ़धारी वन पाए जाते हैं। इसके बाद 4500 से ऊपर, 4500 से लगभग 4500 से ऊपर 4800 तक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे टुंड्रा वन, यहाँ पे कहा जाता है टुंड्रा वन। यहाँ पे वनस्पतियां अपने आप को बहुत ही छोटे छोटे, ठीक है ना, बहुत मुलायम और छोटे घास हो जाते हैं, घासों में तब्दील कर देते हैं, इसको हम कहते हैं टुंड्रा वन, इसको कहा जाता है टुंड्रा वन, और इसी को कहा जाता है अल्पाइन वन, अल्पाइन वन, ठीक है ना, टुंड्रा वन या अल्पाइन वन। 4800 से ऊपर वनस्पतियां पर्वतीय क्षेत्रों में नहीं पाई जाती हैं, क्योंकि ये वर्ष भर हिमाच्छादित रहती हैं, अर्थात बर्फ से ढकी रहती हैं। इस वजह से इसके ऊपर किसी प्रकार की कोई जो वनस्पति है वो यहाँ पर नहीं पाई जाती है। तो इस तरीके से पर्वतीय वनों को हम 4 वर्गों में करके इस तरीके से विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। पूरी पृथ्वी पर कहीं भी किसी भी क्षेत्र के अंतर्गत अगर आप ऊंचाई पर हैं तो उसमें जलवायु में परिवर्तन आ जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर हम विषुवत रेखा की बात करें, विषुवत रेखा की बात की जाए तो जैसे कि उदाहरण के तौर पर ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी पर, ठीक है ना, ये विषुवत रेखा है, अर्थात विषुवत रेखा में उष्णकटिबंधीय वर्षावन विकास होता है यहाँ पे, ठीक है ना। जैसे कि आप देखेंगे ये दक्षिणी अमेरिका से होकर के जा रहा है, तो दक्षिणी अमेरिका में ये लगभग ब्राजील वाला हिस्सा है, यहाँ पर ब्राजील है, तो ब्राजील में अमेजन वनों का विकास होता है, कहाँ पर, विषुवत रेखा के आसपास वाले क्षेत्र में। उसके बाद ये समुद्र में आता है, लेकिन यहाँ पर है अफ्रीका में ये जो क्षेत्र है, अर्थात विषुवत रेखा जो क्षेत्र है, ये यहाँ पे कांगो के वनों का यहाँ पर विकास होता है, यहाँ पर कांगो के वन पाए जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद अच्छा, अफ्रीका में ही यहाँ पर केन्या पर्वत है, अफ्रीका में यहाँ पर विषुवत रेखा पर ही केन्या पर्वत है, नाम है केन्या पर्वत, केन्या देश है, उसी पर ये से केन्या पर्वत, ठीक है ना। उसके बाद हम एशिया में आते हैं, और एशिया में यहाँ पर इंडोनेशिया, ये इंडोनेशिया, तो विषुवत रेखा इन क्षेत्रों से होकर के जाता है, और आप देखेंगे कि ये सभी क्षेत्र जो हैं वनों से हरे भरे बने रहते हैं, अर्थात जैव विविधता सबसे अधिक यहीं पर होती है। जैव विविधता का मतलब होता है कि वह स्थान, पृथ्वी पर वह स्थान जहां पर विभिन्न प्रकार के जीव तथा विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं, उससे जैव विविधता क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है ना। फिलहाल मैं ये बता रहा था कि अगर आप किसी भी क्षेत्र के अंतर्गत रह रहे हैं, जैसे कि ये क्षेत्र जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, ये क्षेत्र जो है उपोष्ण के अंतर्गत आता है, ठीक है ना, अर्थात 23 से लेकर के 45 डिग्री, तो 45 से लेकर 66 डिग्री तक शीतोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है, और 66 से 90 डिग्री तक, ये 66, ये 45 और ये 23.5, ठीक है ना। तो ये अलग अलग कटिबंधों में बटा हुआ है। इसके पहले वाले चैप्टर में मैंने विस्तृत तरीके से इसको कराया था, वहां से देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो क्षेत्र है, अर्थात पूरी पृथ्वी को तापमान के आधार पर 4 अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, दूसरा उपोष्ण कटिबंधीय, तीसरा शीतोष्ण कटिबंधीय, और चौथा ध्रुवीय कटिबंधीय। लेकिन मैंने ये कहा किसके आधार पर बांटा गया है, तापमान के आधार पर। और भूगोल में मैंने बताया था शुरू में ही कि अगर कोई एक घटना कहीं हो रही है तो उसके पीछे कोई एक कारण नहीं होता है, उसके पीछे कोई एक कारण नहीं होता है। मतलब ये हुआ कि पृथ्वी पर तापमान में परिवर्तन सिर्फ इस सूर्य के द्वारा पड़ने वाले जो प्रकाश है उससे ही नहीं हो रहा है, इसके भी और कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे पृथ्वी का घूर्णन करना, ठीक है ना, पृथ्वी की जो गति है उसकी वजह से, पृथ्वी का झुका हुआ होना इसकी वजह से, पृथ्वी पर ऊंची नीची जो जगह है इसकी वजह से, अर्थात अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तापमान यहाँ पर पाए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा किसके अंतर्गत आ रहा है, उष्णकटिबंध के अंतर्गत है। वर्ष भर यहाँ पर सूर्य की किरणें लंबवत रहती हैं, वर्ष भर सूर्य की किरणें लंबवत रहती हैं, तो यहाँ पर तापमान गर्म होना चाहिए। लेकिन यहीं पर स्थित है केन्या पर्वत, केन्या पर्वत का जो बेस है, नीचे का हिस्सा है, ये तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, लेकिन इसी केन्या पर्वत का जो ऊपरी हिस्सा है, अर्थात उसकी चोटियां हैं, वो ध्रुवीय कटिबंधों में, अर्थात वहां पर ध्रुवीय जलवायु पाई जाती है, वहां पर इसके जैसा तापमान होगा। क्यों होगा, क्योंकि सतह से जैसे जैसे ऊपर की तरफ उठते हैं तापमान में परिवर्तन आ जाता है। जैसे कि अगर हम हिमालय की बात करें तो हिमालय की जो ऊंचाई है, इस तरीके से अगर हम हिमालय की ऊंचाई की बात करें तो हिमालय में नीचे की अगर हम बात करें तो ये तो हो गया 1500 से नीचे, यहाँ पर सदाबहार वनों का विकास हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन अगर इसी हिमालय में हम ऊपर की तरफ चले जाएं और 4500 से ऊपर चले जाएं तो तापमान कैसा हो जाएगा,
0 हो जाएगा, और ध्रुवों पर तापमान लगभग कितना होता है, 0 होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। तो और ये है कहाँ पे, हिमालय के क्षेत्र में आता है। ये कर्क रेखा, ये देखेंगे कर्क रेखा के ऊपर, अर्थात उपोष्ण के अंतर्गत हिमालय का जो स्थिति है, ये उपोष्ण कटिबंध जलवायु, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। लेकिन इसी हिमालय पर जो ऊपरी हिस्सा है, अर्थात हिमालय के जब ऊपर की तरफ उठ जाएंगे तो यहाँ पर तापमान कैसा हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। वर्ष भर ये हिमाच्छादित रहता है, बर्फ से ढका रहता है, बिल्कुल किसकी तरह, पोल्स की तरह, ध्रुवों की तरह, ठीक है ना। तो जलवायु कैसी हो जा रही है, ध्रुवीय जलवायु हो जा रही है। अर्थात ऊंचाई के आधार पर जलवायु में भी परिवर्तन होता है, ऊंचाई के साथ साथ जलवायु में भी परिवर्तन होता है। यहीं पर इसी बात को समझाने, तो इसी आधार पर हम लोग पर्वतीय क्षेत्रों को पढ़ने वाले हैं। अर्थात पर्वतीय वनों को कुल 4 वर्गों में ऊंचाई के आधार पर बांटा गया है। अर्थात पर्वतीय वन जो होते हैं ये भारत में वर्षा का ना अनुसरण करके ऊंचाई का और ढाल का अनुसरण करते हैं। ऊंचाई और ढाल का अनुसरण पर्वतीय वन करते हैं। इसके बाद जो अगला है, अर्थात 5वां, डेल्टाई वन। इसके कई सारे नाम हैं। इसे ज्वारी वन कहा जाता है, इसे दलदली गरान भी कहा जाता है, इसे मैंग्रोव वन कहा जाता है, और इसे डेल्टाई वन कहा जाता है। ये कहाँ होते हैं, भारत में जो तट है, भारत में जो तट है, ठीक है ना। तो 2 तरह के तट हैं, एक तो हमारा पश्चिमी तट है और दूसरा पूर्वी तट है। पूर्वी तटों पर जो नदियां आकर के समुद्र में गिरती हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं, वो डेल्टा का निर्माण करती हैं। मुख्यतः ये भूमि दलदली होती है, तो डेल्टाई दलदली होती है, डेल्टाई भूमि दलदली होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर डेल्टाई तथा दलदली भूमि का, अर्थात दलदली वनों का विकास होता है, ठीक है ना। यहाँ पर दलदली भूमि या डेल्टाई क्षेत्र में मुख्यतः दलदली भूमि होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे डेल्टाई वनों का विकास होता है, ठीक है ना। जैसे कि मैंग्रोवा, कैसूरीना, सुंदरी, इस प्रकार के जो वृक्ष हैं वो इन क्षेत्रों में सबसे अधिक होंगे, ठीक है ना, डेल्टाई वनों में। जो पश्चिमी तट है, जो हमारा पश्चिमी तट है, इसमें डेल्टा नहीं बनता है, इसमें डेल्टा नहीं बनता है, लेकिन यहाँ पर ज्वार आता है और ज्वार तटों के अंदर तक आ जाता है। इसीलिए इन क्षेत्रों में ज्वारी वन पाए जाते हैं, मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। जहाँ ज्वारी वन पाए जाएंगे वहाँ मैंग्रोव वन भी पाए जाएंगे, ठीक है ना। ज्वारी वन अर्थात मैंग्रोव वन एक ही बात है। और दलदली वन, इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे अलग अलग करके। तो फिलहाल इन क्षेत्रों में मैंग्रोव वनों का विकास हो जाता है, ठीक है ना। भारत में सबसे अधिक मैंग्रोव वनों का विकास कहाँ हुआ है, इस पश्चिम बंगाल में, क्योंकि यहाँ पर सुंदरवन डेल्टा है। दूसरे नंबर पे गुजरात आता है, दूसरे नंबर पे गुजरात का जो ये वाला तट है, यहाँ पर भी मैंग्रोव वनों का विकास होता है। ये भी एक प्रकार का डेल्टाई वन होता है। तो डेल्टाई वन कहाँ पर होते हैं, हमारे तटों पर, जहाँ पर समुद्र का पानी अंदर तक आता है, ठीक है ना। तो ज्वार का पानी जहाँ तक अंदर तक जाता है, अर्थात डेल्टाई क्षेत्रों में, वहाँ पर मैंग्रोव वनों का विकास हो जाता है, वहाँ पे मैंग्रोव वनों का विकास हो जाता है। तो ये रहा है आपका डेल्टाई क्षेत्र, ठीक है ना। जो चीज़ें हमने बताई हैं, हमने एक सामान्य सा परिचय लिया है अभी कल की क्लास में, और एक उसके बाद और क्लास होगी, अर्थात इस पर कुल 3 क्लासेज होने वाली हैं, ठीक है ना। तो इसके बाद जो 2 क्लासेज हैं उसमें हम लोग इन्हीं वनों का विस्तृत अध्ययन करेंगे, अर्थात प्रत्येक जो प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण चीजें हैं, अर्थात पर्वतीय वनों में, सदाबहार वनों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, कौन कौन से क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं, उन वृक्षों की क्या विशेषताएं होती हैं, इन तमाम चीजों पर गहन अध्ययन करेंगे और विस्तृत अध्ययन करेंगे। धैर्यपूर्वक हमारे साथ इस टॉपिक का अध्ययन करिए, ताकि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में इस टॉपिक से बनने वाला सवाल आपकी परीक्षा से बाहर ना जाए, आप उसे छोड़ के ना आ पाए, ठीक है। मिलते हैं इसकी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।